हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मीणा और आप जुड़ चुके मेरे साथ में हिंदी व्याकरण की कक्षा में। अपन आज पढ़ते हैं विकारी शब्दों की ओर। अपना जो आज का टॉपिक है वो है क्रिया, जो कि अपना अंतिम विकारी शब्द है। अब देखो, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना। अब देखो, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं अपन। क्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई? तो अपन मानते हैं कि अपनी हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई? किसका उद्भव हुआ? हिंदी का। अब संस्कृत भाषा में जो धातु रूप हैं उन्हीं को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। अर्थात उस धातु में कुछ परिवर्तन करके अपनी हिंदी में उसको अपन ने क्या बनाया है? क्रिया। कैसे? तो धातु में, अर्थात मूल भाषा की धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके अपना हिंदी में क्या बना? कौन सा शब्द बना? क्रिया। अब देखो, धातु में ना प्रत्यय, तो देखो पड, संस्कृत में जो पट धातु है वो अपने हिंदी में क्या होती है? पड। इनसे ना प्रत्यय जोड़ करके क्या शब्द बना? पढ़ना। और ऐसे ही जैसे एक धातु बोले अपन लिख, धातु में क्या जोड़ा अपन ने? ना प्रत्यय, तो शब्द क्या बना अपना? लिखना। अर्थात जो ये नए शब्द बने अपने किसमें? मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से। अर्थात ये शब्द क्या कहलाते हैं अपनी हिंदी में? क्रिया। और क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। अब देखो, इसको परिभाषित करते हैं, इसकी उत्पत्ति को। तो मूल भाषा में, अर्थात मूल भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर बने शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बने शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब देखो, ये तो व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थात मूल भाषा कौन सी? संस्कृत। और संस्कृत भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर जो बने शब्द क्या अपने हिंदी में क्या बन गया? वो क्रिया। ये तो इसकी व्युत्पत्ति की बात। अपन इसके ऊपर करते हैं इसकी परिभाषा की बात। अर्थात क्रिया किसे कहते हैं? तो देखो, क्रिया की जो परिभाषा है वो देखो, वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताते हैं। किसी कार्य का करना या होना बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अर्थात क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब देखो, बहुत सारी पुस्तकों में अपन पढ़ते हैं तो अपने को बोलते हैं कि जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा? शब्द। आप भी क्या लिखोगे? शब्द। क्योंकि जो क्रिया है वो कौन से शब्द है? विकारी शब्द। अपन कौन से शब्द पढ़ रहे हैं? विकारी शब्द। अब देखो, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो अपन तो अभी वर्ण पढ़े, अपन ने वर्णों से मिलकर शब्द बने, तो शब्द तो पढ़ रहे हैं, अपन अभी वाक्य पर पहुंचे नहीं है। इसलिए वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब देखो, करना और होना दो शब्द हैं, इनको भी आप समझ लो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। और दूसरा शब्द लिखो कि राम घर में है। अब देखो, इसमें पढ़ना क्या है? क्रिया है। राम क्या करता है और पुस्तक क्या है? कर्म है। ये तो हो गया। अपने को पता ये करना है कि करना किसे कहते हैं और होना किसे कहते हैं। अब देखो, राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है। अर्थात किसका बोध होता है हमें? करने का बोध होता है। और इसमें राम घर में है, अर्थात ये जो अपने है शब्द है ये क्या बता रहा है? कि राम घर में क्या है? स्थित है। अर्थात ये किसका बोध कराता है? अपने को होना का। तो इन दोनों शब्दों में भी आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, अपन परिभाषा के बाद में बढ़ते हैं क्रिया के भेद की ओर। तो अपन क्रिया के भेद पढ़ते हैं। अब देखो, पहले पढ़ेंगे अपन क्रिया के कर्म के आधार पे भेद। कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं क्रिया के? देखिए, क्रिया के भेद
और अपन जो प्रश्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे, आधार पर। अब देखो कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन से? एक तो अकर्मक और दूसरा सकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब देखो नाम से ही विदित हो रहा है कि अ प्लस कर्म, इस अ का अपन अर्थ किससे लेते हैं? नहीं से, ठीक है। और इसमें होता है स प्लस कर्म, और इस स का अर्थ अपन लेते हैं साथ या सहित। अब देखो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं है वो तो क्या कहलाएगा? अकर्मक। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म है अर्थात कर्म सहित है वो वाक्य क्या कहलाएगा? सकर्मक, ठीक है। जैसे अपन वाक्य की संरचना के आधार पर इनको समझते हैं, तो वाक्य की संरचना किसी होती है? कर्ता प्लस कर्म और क्रिया से। अब यहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से वाक्य तो कौन से शब्द अकर्मक कहलाते हैं और कौन से सकर्मक कहलाते हैं। अब देखो क्रिया के साथ में अगर कर्म प्रयुक्त होता है अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो वो वाक्य तो क्या कहलाएंगे? सकर्मक। और मान लो यहाँ पे कर्म नहीं हो तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पे, अर्थात इसमें कर्म नहीं है। और जिसमें कर्म नहीं है वो वाक्य कौन से हो जाते हैं? अकर्मक। और जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पे, तो वो भी क्या कहलाते हैं? अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पे, अर्थात कर्म सहित, कर्म के साथ में क्रिया हो, क्रिया के साथ में कर्म हो तो कौन सा शब्द? सकर्मक क्रिया होगी उसमें। और कर्म ना हो और क्रिया के प्रभाव किस पे पड़े? कर्ता पे, तो वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया, अर्थात उसमें कर्म नहीं होगा। अब इस वाक्य से अपने सामने दो बातें अकर्मक और सकर्मक के लिए आई है। अब देखो अकर्मक के लिए कैसे? अकर्मक के लिए कि जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े। एक तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। और दूसरा कर्म प्रयुक्त ना हो, वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो, वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो। अब देखो वाक्य में इसमें कर्म भी प्रयुक्त नहीं हो रहा, ऐसे वाक्य तो किसमें आ गए? अपने अकर्मक में। अब देखो अकर्मक में कौन कौन से शब्द आते हैं वो, तो जैसे चलना, रोना, हंसना, उड़ना, सोना या फिर उठना, ये सारे जो शब्द आएंगे वो कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का में बोध कराते हैं ये सारे शब्द। देखो अपन इनको पहचान के अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार आप देख लो, चलना, रोना, हंसना, उड़ना, सोना और उठना, ये सारे किसमें आते हैं? अकर्मक क्रिया में आते हैं। कौन से शब्दों को बोध कराते हैं? वो अकर्मक क्रिया का बोध कराते हैं। दूसरी जो चीज अपने पास में यहां से निकल करके आई वो क्या है? सकर्मक में। सकर्मक में देखो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा था? कर्म पे, कर्म पर पड़े। और दूसरा वाक्य में कर्म भी प्रयुक्त हो, वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो, ये तो पढ़ा था अपन ने। देखो ये तो अपन अकर्मक की बात होगी। अब वाक्य में कर्ता भी हो, कर्म भी हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पे, और उसमें कर्म प्रयुक्त भी होता है। तो यही तो बात अपन ने यहाँ पे लिखी, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पे। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे। और उस वाक्य में कर्म भी प्रयुक्त हो तो वो क्या कहलाएंगे? सकर्मक क्रिया। अब देखो सकर्मक क्रिया में जो शब्द आते हैं अपने, तो देखो खाना, पीना, लिखना, पढ़ना या फिर देखना इत्यादि शब्द किसमें आते हैं? अपने सकर्मक क्रिया में। अब देखो अपन को कैसा पता चले कि अकर्मक और सकर्मक में अपन पहचान कैसे करेंगे?
इनमें अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे, इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो इनकी पहचान पे इससे पहले आप इनको अच्छी तरह से समझ लो कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और उसमें कौन कौन से जो शब्द हैं वो प्रयोग होते हैं। अब देखो अपन इसकी पहचान की ओर बढ़ते हैं। अर्थात हमें कैसे पता चले कि वाक्य में प्रयोग जो क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो उसके लिए अपन पहले करेंगे पहचान के लिए, देखो पहचान किसकी, क्रिया की। तो क्रिया की पहचान के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेते हैं शब्द अपना जो बहुत सारी पुस्तकों में दिया है कि क्या का प्रयोग कर, क्या शब्द का प्रयोग कर प्रश्न निर्माण करना। अर्थात क्या से अपन क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे किस पे, वाक्य में। अब देखो मैं आपके शब्द लिखूं तो देखो मैं लिखूं रोना, पढ़ना, लिखना और आपका लिख दूं मैं खाना। अब इनमें बताइए कि आप किस वाक्य में तो अकर्मक क्रिया है और किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अब देखो अपन ने परिभाषा में पढ़ा था कि वे विकारी शब्द, तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपको पूरा वाक्य नहीं देगा, ये ऐसे शब्द भी दे सकते हैं। तो शब्द वे रोना जो शब्द उसमें कौन सी क्रिया है, अर्थात ये वाक्य थोड़ी है, इसलिए अपन ने उसकी परिभाषा लिखी थी कि वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का करना है होना बताए जाते हैं, क्या कहलाती है, क्रिया। अब देखो ऐसे शब्द देंगे आपको, अब पूछेंगे कि इसमें कौन सी, मान लो इनमें से चारों में से अकर्मक क्रिया छांटिए, या फिर सकर्मक क्रिया के उदाहरण देकर के कहेंगे कि एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण देंगे और उसमें से पूछेंगे निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण छांटिए। अब देखो अपन पहले किससे प्रयोग करते हैं, क्या से प्रश्न करते हैं, क्या रोना, और क्या से प्रश्न करने पर अपने पास में उत्तर आ जाए, अगर उत्तर आ जाए तो वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक। और क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं आए तो कौन सी क्रिया कहलाती है, वो अकर्मक। यही पुस्तकों में पढ़ा आपने। अर्थात उत्तर नहीं आए तो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया, और उत्तर आ जाए तो कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब देखो क्या सोना, अब जैसे राजू सो रहा है, वाक्य है राजू सो रहा है, तो राजू क्या सो रहा है, उत्तर नहीं आ रहा, उत्तर नहीं आ रहा। राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो अपन उसमें वाक्य में क्या से प्रश्न करेंगे कि राम क्या पढ़ रहा है, तो क्या क्या हमारे पास में क्या उत्तर आया, क्या पढ़ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। अर्थात क्या क्या उत्तर आ गया इसमें, इसका मतलब कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, राम लिख रहा है, अर्थात राम कुछ लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, अर्थात कुछ लिख रहा है, लेख लिख रहा है, उत्तर आ रहा है। राम खाना खा रहा है, अर्थात क्या खा रहा है, भोजन खा रहा है या आम खा रहा है, कुछ भी, अर्थात इनके अपने पास में क्या आते हैं, उत्तर आ जाते हैं। और जो क्या प्रश्न करने पर उत्तर आ जाए तो वो तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। बचा कौन सा शब्द, रोना, वो किस में आएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द है उसमें अकर्मक और सकर्मक के लिए अपन पहले पहचान के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं, क्या के लिए। दूसरा जो प्रयोग करेंगे अपन वो करेंगे पद परिचय। अब देखो पद परिचय कैसे, दूसरी जो पहचान करेंगे अपन, पहले पहचान तो किसके आधार पे कर ली, क्या से प्रश्न करके, दूसरी अपन करेंगे पद परिचय। पद परिचय में देखो वाक्य में मैंने क्या बताया था कि वाक्य का निर्माण कर्ता, कर्म और क्रिया। अब पद में देखो मैं कहूं कि मोहन चलता है, एक वाक्य तो मैंने ये ले लिया, एक ले लिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, और एक ले लिया कि राम तेज चलता है, राम तेज चलता है। अब देखो इस वाक्य में देखो, पहले वाक्य में चलना क्या हो गई, यहाँ पे क्रिया, चलना क्या हो गई, अपने पास में क्या आ गई, क्रिया, और मोहन क्या है, कर्ता। ठीक है,
चलना क्या है यहाँ पे? क्रिया। और मोहन क्या है? कर्ता है। किसके अनुसार पहचान कर रहे हैं अपन? पद के अनुसार कर रहे हैं। अब देखो कर्ता भी है, क्रिया भी है, लेकिन कर्म नहीं है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता तो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है उसमें? अकर्मक क्रिया। इस वाक्य को देखो, पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। राम क्या हो गया इसमें? कर्ता। और पुस्तक क्या हो गई? कर्म। अर्थात जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पे, कर्म भी प्रयुक्त हो। ठीक है, तो वो कौन से कहलाते हैं? सकर्मक क्रिया। अब इसमें देखो, अपन क्या से भी प्रश्न कर सकते हैं कि राम क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? पुस्तक। उत्तर आ रहा है। दूसरा कर्म भी आ रहा है, तो अपने आप कौन सा वाक्य हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। अब देखो, राम तेज चलता है। आप इसको समझ लें, राम तेज चलता है। अब देखो, राम में यहाँ पे राम तो आ गया कर्ता, चलो, और चलना क्या हो गई? क्रिया। लेकिन तेज क्या है? तेज यहाँ पे कर्म नहीं है, ये तो क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। अर्थात कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण। जो अपन कल विशेषण में पढ़ा था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अपन क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो तेज चलना यानी क्रिया, और तेज चलना यानी विशेषता बता रहा है किसकी? क्रिया की। क्रिया शब्द की क्या बता रहा है? विशेषता। इसलिए ये तेज जो शब्द है यहाँ पे कर्म ना होकर के क्या है? क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है, तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। ये वाक्य क्या हो गया? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, ये किसके अनुसार हो गया? पद के अनुसार। अब देखिए, जो 6 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे हैं, उनके तो आधार पे तो इतने ही जो कठिन क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में दिए जा सकते हैं। अब जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उसमें और भी कठिन प्रश्न देते हैं, और उनका अपन पहचान इन 2 तरीकों से अब अगर अपन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए तीसरा तरीका है, और बेहद ही आसान है, वो है काल के अनुसार। काल के बदलने के अनुसार। काल बदलने के अनुसार। अब देखो, काल को कौन से काल में बदलेंगे? तो काल को भी सिर्फ किस में बदलेंगे? भूतकाल। भूतकाल में। काल भी किस में बदलेंगे? भूतकाल में। आप अच्छी तरह से याद रखना, काल बदलने वाले से के अनुसार अगर अपन वाक्य में पहचान कर रहे हैं तो काल को किस में बदलेंगे? भूतकाल में। अब इसका उदाहरण देखो आप, मैं इनको मिटा देता हूं, साथ ही साथ लिख लिया करो या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो याद करने के लिए। अब देखो, काल बदलने के अनुसार मैं लिख रहा हूं कि मोहन चलता है। मोहन चलता है। दूसरा मैंने लिख दिया कि राम गाड़ी चलाता है। चलाता है। अब ये 2 वाक्य हैं। अब अपने को इन वाक्यों को सकर्मक और अकर्मक की पहचान के लिए किसमें बदलना पड़ेगा? भूतकाल में। अब जब इस वाक्य को अपन भूतकाल में बदलेंगे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? राम ने गाड़ी चलाई। राम ने गाड़ी चलाई। और ये वाक्य किसमें बदल जाएगा? भूतकाल में। इसको बदलेंगे तो मोहन चला। क्या बन जाएगा? मोहन चला। दोनों वाक्यों को अपन ने किसमें बदल दिया? भूतकाल में। किसमें बदला अपन ने? भूतकाल में। और काल को बदलने के अनुसार तो हमें किस काल में बदलना? केवल भूतकाल में। आपको याद रखना है। अब देखिए कि मोहन, यहाँ पे दोनों शब्द हैं। देखो, चलना क्या है? यहाँ पे क्रिया है, और मोहन क्या है? यहाँ पे करता है। मोहन क्या है? यहाँ पे करता है। अब इसको भूतकाल में बदला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे चलना क्या हो गई? वही क्रिया हो गई। मोहन क्या हो गया? करता हो गया। अब यहाँ पे किसका मतलब कौन प्रयुक्त नहीं हो रहा है? किसका प्रयोग नहीं हुआ? यहाँ पे कर्म का। तो सीधा सा है, अर्थात ये सब तो किसमें हो जाएगा? अकर्मक क्रिया में, क्योंकि इसमें वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा है। इस वाक्य में देखिए, राम गाड़ी चलाता है, इसको अपन ने भूतकाल में बदला तो अपने पास में आ गया कि राम ने गाड़ी चलाई। चलाना क्या हो गई? क्रिया। राम क्या है यहाँ पे? कर्ता।
और गाड़ी यहाँ पे क्या हो गया, कर्म। अब आप कहोगे सर ये तो इसमें भी था, चलाना यहाँ पे क्रिया थी, चलना। गाड़ी क्या था, कर्म, और राम क्या था यहाँ पे, कर्ता। अब मेरा समझाने का तरीका है यहाँ से जो अपन किसी भी वाक्य को भूतकाल में बदलेंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, ने। और जहां पे ने आएगा अर्थात ये ने विभक्ति आएगी कर्ता के साथ में। तो देखो 3 चीजें आप यहां से सीख सकते हैं इस ने के कारण। अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो वह क्रिया, पहला तो क्या, वह क्रिया हमेशा क्या होती है, सकर्मक क्रिया होगी। वह क्रिया हमेशा क्या होगी, सकर्मक क्रिया। अगर भूतकाल में बनाने के बाद में वाक्य में कर्ता के साथ में क्या आएगा, ने, तो ने आने पर हमेशा जो क्रिया है वो कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। दूसरा, जो वाक्य बना था कर्ता के साथ में ने से जितने भी वाक्य बनते हैं वो हमेशा कौन से वाक्य बनते हैं, भूतकाल। दूसरी इसकी विशेषता। और तीसरी, कर्ता के साथ में ने का प्रयोग होने वाले जो भी वाक्य हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, कर्तृवाच्य होते हैं। वाच्य में भी कौन से, कर्तृवाच्य। अब ये 3 चीजें आप यहां से समझ सकते हैं। भूतकाल करने पर अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति आती है तो वो वाक्य हमेशा क्या कहलाएगा, क्रियाओं में तो सकर्मक क्रिया। वाक्य हमेशा कौन सा होगा, भूतकाल, और वाच्य में कौन सा होगा, हमेशा कर्तृवाच्य। तो आप इस शब्द के माध्यम से ये तीनों चीजें को आप आसानी से सीख सकते हैं। अब देखो ये अपन ने पहचान के अनुसार 3 तरह से अपन वाक्य में पहचान कर सकते हैं। क्या से प्रश्न का निर्माण करके, पद से परिचय करके, पद यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। जिसमें कर्म प्रयुक्त होगा वो सकर्मक और जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होगा वो अकर्मक। और काल बदलने के अनुसार तो काल को किसमें बदलेंगे, भूतकाल में। और वाक्य में अगर कर्ता के साथ में न प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाएगा, सकर्मक। और कर्ता के साथ में अगर न का प्रयुक्त नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, अकर्मक। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं अपन सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। तो अपन देखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। अब देखो आप, तो बहुत सारी पुस्तकों में अकर्मक क्रिया के भी भेद दे रखे हैं, जबकि अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते हैं। अपनी हिंदी व्याकरण में अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता है। तो भेद किसके होते हैं, सकर्मक क्रिया। तो देखो सकर्मक क्रिया के अपन भेद पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 कौन कौन से, पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। और संस्कृत में, क्योंकि अपने हिंदी में द्विवचन होता नहीं है, इसलिए हिंदी में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बहुकर्मक। तो ये बहुकर्मक के नाम से भी आ सकती है या फिर द्विकर्मक के नाम से भी आ सकती है। अर्थात सकर्मक जो क्रिया है उसके भी कितने भेद हैं, 2। पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। अब देखो नाम से विदित हो रहा है, सरल सा है, जिसमें एक कर्म हो, कर्म कितने हो इसमें, 1। और द्विकर्मक या बहुकर्मक में कितने कर्म हो, जिसमें कितने कर्म हो, 2 कर्म। अर्थात जिस वाक्य में 2 कर्म हो वो क्या कहलाएंगे, सकर्मक में भी द्विकर्मक। और जिस वाक्य में 1 कर्म प्रयुक्त होगा वो क्या कहलाएगा, एक कर्मक। अब इसका जैसे उदाहरण लेते हैं कि शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। एक वाक्य तो ये हो गया। और दूसरा वाक्य लिखूं इसी में, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। अब देखो ये तो इस वाक्य में देखो पढ़ना क्या है, क्रिया, शिक्षक क्या है, कर्ता, और छात्र क्या है यहाँ पे कर्म। तो यहाँ पे एक ही कर्म का प्रयोग हो रहा है।
अर्थात ये तो क्या होगा, एक कर्मक। और इसमें भी देखो शिक्षक क्या है यहाँ पे, कर्ता, पढ़ाना क्या है, क्रिया, और यहाँ पे हिंदी क्या है, कर्म। अर्थात इस वाक्य में भी एक कर्म का प्रयोग हो रहा है, अर्थात ये भी कौन सा वाक्य है, एक कर्मक। अब देखो द्विकर्मक की पहचान कैसे करेंगे, तो वाक्य में कितने कर्म आएंगे, दो कर्म। अब देखो इन्हीं को अपन एक साथ लिख देते हैं कि शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। अब देखो इस वाक्य में देखिए, शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, तो यहाँ पे शिक्षक तो क्या हो गया, कर्ता, पढ़ाना क्या हो गई, क्रिया। ठीक है। अब देखो छात्रों और हिंदी, ये दोनों शब्द क्या है, कर्म। ठीक है। अब यहाँ पे कितने कर्म प्रयुक्त हो रहे हैं, दो। तो जहां पे दो कर्मों का प्रयोग हो, दो कर्म प्रयुक्त हो, तो वो कौन से कहलाएंगे, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपके। अब आगे देखिए, एक कर्मक और द्विकर्मक को अपन और समझ लेते हैं। अब यहां तक तो अपने सकर्मक के भी दो प्रकार हो गए, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक की बात तो अपने यहाँ पे ही समाप्त हो जाती है। अब देखिए द्विकर्मक शब्द क्या है, द्विकर्मक। द्विकर्मक में कितने कर्म प्रयुक्त होते हैं, दो कर्म। अपन इसको यहां से समझ लेते हैं। जो द्विकर्मक जो शब्द है उसमें अर्थात होता है कितने कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं। कितने कर्म प्रयुक्त होते हैं, दो। अपन ने इस वाक्य के माध्यम से इसको समझ लिया है। अब देखो दो कर्म के भी दो प्रकार होते हैं, कर्म भी दो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मुख्य कर्म, एक तो होता है मुख्य कर्म, और दूसरा होता है गौण कर्म। ये देखो प्रतियोगी परीक्षाओं में गहन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कर्म के जो दो कर्म है, द्विकर्मक में तो अपन ने पढ़ लिया कि जिस वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग हो वो क्या कहलाएगा, द्विकर्मक। लेकिन द्विकर्मक में भी कौन कौन से दो कर्म हैं, तो उनमें भी दो कर्म जो होते हैं, पहला कौन सा होता है, मुख्य कर्म, और दूसरा गौण कर्म। अब बात यह कि मुख्य कर्म कहाँ प्रयुक्त होता है और गौण कर्म का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसको देखिए। जो मुख्य कर्म होता है वो हमेशा क्रिया के ठीक पहले होता है। मुख्य कर्म का प्रयोग कहां होता है, क्रिया के ठीक पहले होता है। को जो विभक्त हमेशा क्या होता है, ये निर्जीव होता है, निर्जीव होता है। और को जो विभक्ति होती है, को विभक्ति रहित होता है। ठीक है। मुख्य जो कर्म होता है क्रिया के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, और निर्जीव कर्म के साथ भी प्रयुक्त होता है, और उसमें को विभक्ति नहीं होती है। अब ये समझेंगे कैसे। और जो गौण विभक्ति होती है वो मुख्य क्रिया के, मुख्य कर्म के ठीक पहले प्रयुक्त होती है। अर्थात मुख्य जो कर्म है वो तो क्रिया के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, और गौण कर्म होता है वो मुख्य कर्म के ठीक पहले होता है, सजीव होता है, अर्थात सजीव कर्म के साथ में होता है। इसमें को जो विभक्ति है, को विभक्ति सहित होता है, को विभक्ति सहित होता है। कौन से, मुख्य कर्म और गौण कर्म। अपन ने देखो ये पढ़ा, शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अब इसी वाक्य में अपन मुख्य कर्म और गौण कर्म जो कर्म है उनको समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पढ़ाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और शिक्षक क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया। अपने को क्या ढूंढनी है, मुख्य कर्म। अब मुख्य कर्म का प्रयोग कहां पे होता है, क्रिया के ठीक पहले, अर्थात हिंदी क्या है, कर्म है। अपन मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, फिर अपन अच्छी तरह से समझते हैं दोनों को। द्विकर्मक में जो दो कर्म हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखो जैसे मैं दूसरा वाक्य लेते हैं अपन, सीता
गाय को चारा खिलाती है। ठीक है, अपन ने ये वाक्य लिख लिया, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अपन ने मुख्य कर्म और गौण कर्म जो है उनके बारे में पढ़ लिया कि मुख्य कर्म कहाँ होता है, क्रिया के ठीक पहले। अब इसमें क्रिया क्या है, खिलाना क्या है, क्रिया है। अब इसमें दो कर्म है, चारा और गाय। ठीक है, अब यहाँ पे जो चारा है वो कर्म है और यहाँ पे जो गाय है जो भी क्या है, कर्म है, और सीता क्या हो गई, कर्ता हो गई। अब ये तो अपन समझ गए कि क्रिया से ठीक पहले जो कर्म प्रयुक्त होता है वो हमेशा क्या होता है, मुख्य कर्म होता है। तो इस वाक्य में अगर मुख्य कर्म पूछे तो मुख्य कर्म कौन सा होगा, चारा होगा। यहां तक ठीक है। अपन ने पढ़ा कि जो कर्म होगा वो निर्जीव होगा और को विभक्ति रहित होता है। उसको देखो, अब जो इसकी पहले जो मुख्य क्रिया के बाद में अर्थात क्रिया के ठीक पहले जो कर्म, जो मुख्य कर्म होती है, ये चारा जो कैसा होता है, निर्जीव होता है। और निर्जीव वस्तुओं के साथ में को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। निर्जीव वस्तुओं के साथ में को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, और दूसरी कौन सी थी अपने पास में, गौण कर्म। अब गौण कर्म देखिए, मुख्य कर्म के जो ठीक पहले कर्म आता है वो हमेशा क्या होता है, गौण कर्म होता है। अब उसको वापस से समझो। अब गौण कर्म मुख्य कर्म से पहले पढ़ लिया अपन ने, जो कर्म आता है वो क्या होता है, गौण कर्म होता है। सजीव होता है, देखो यहाँ पे सजीव होता है, तो यहाँ पे जो गाय है वो सजीव प्राणियों में आती है और उसके साथ में को विभक्ति का प्रयोग भी होता है। तीन चीजें पढ़ी अपन ने। मुख्य कर्म के ठीक पहले आए वो कौन सा कर्म होता है, गौण कर्म। कैसा होता है, सजीव। अब देखो गाय कैसा प्राणी है, सजीव, और को विभक्ति का प्रयोग होता है, को विभक्ति सहित अर्थात को विभक्ति के साथ में ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये अपन ने ये पहले तो पूछे तो कौन सा, द्विकर्मक वाक्य है। द्विकर्मक में भी पूछे कि कौन सी, इसमें द्विकर्मक में भी कौन कौन से कर्म होते हैं, तो एक तो होता है मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म। मुख्य कर्म कहाँ प्रयुक्त होता है, क्रिया के ठीक पहले। कैसे वाक्य होते हैं वो, निर्जीव, और उसमें कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा जो कर्म होता है अपना गौण कर्म, वो मुख्य क्रिया के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, सजीव होता है और उसमें कोई विभक्ति का प्रयोग भी होता है। इसका एक वाक्य और देख लो आप, जैसे राम ने रावण को मारा। अब ये है तो एक कर्म का उदाहरण लेते हैं अपन विभक्ति का, जो आप नहीं समझे। राम, और यहाँ पे मारना क्या है, क्रिया है। राम क्या है, कर्ता है, और रावण क्या है, यहाँ पे कर्म है। रावण क्या है, कर्म है, लेकिन रावण क्या है, सजीव है, और सजीव जो कर्म होता है उनके साथ में कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो रावण यहाँ पे सजीव है, सजीव के साथ में किसका प्रयोग होता है, को विभक्ति का होता है। जैसे यहाँ पे गाय के साथ में किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ, को का। अगर यहाँ पे निर्जीव होता, जैसे यहाँ पे चारा निर्जीव है, तो निर्जीव के साथ में किसका प्रयोग नहीं होता, वाक्य में को विभक्ति का नहीं होता है। अब यहाँ पे रावण सजीव है, तो सजीव होने के कारण यहाँ पे कोई विभक्ति का प्रयोग भी हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों के जो ये क्रिया के अपन ने क्रम के आधार पे जो दो भेद पढ़े, अकर्मक और सकर्मक, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में अपन इसके जो अगले भेद हैं प्रयोग और संरचना के आधार पे वो पढ़ेंगे, और उनसे पहले आप इसका रिवीजन अच्छी तरह से कर लेना एक बार। ये कुछ शब्द जो मैंने बताया लास्ट में थोड़े कठिन हैं, तो उनको आपको सरल बन जाएंगे। कब, जब आप इसका रिवीजन करोगे, इसका दोहरान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।